अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज जो है हम इस वीडियो में जो जैसे कि आपको पता है कि हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसका आगाज़ कर चुके हैं। जैसे कि न्यू बुक जैसे ही जो है आ चुकी है 2023 एडिशन, ठीक है। तो जो कि काफ़ी सारी चेंजिंग्स भी की गई हैं, बुक को कलरफुल भी बनाया गया है और उसके अलावा कुछ टर्म्स काटे भी गए हैं और कुछ ऐड किए गए हैं। तो उसको जो है हम फर्स्ट लेक्चर जिसमें इंट्रोडक्शन टू द होम्योस्टेसिस हम कवर कर चुके हैं। आज जो है एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं होम्योस्टेसिस से जिसकी हेल्प से होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा जाता है, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखा जाता है। तो सबसे पहले रीड आउट करेंगे और मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करूंगा कि होम्योस्टेसिस के कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से होम्योस्टेसिस यानी कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखा जाता है। होम्योस्टैटिक सर्वेलेंस इज बेस्ड अपॉन द नेसेसरी फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म। अब होम्योस्टेसिस की सर्वेलेंस है, यानी कि होम्योस्टेसिस जो है डिपेंड कर रहा होता है फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म पे, ठीक है। कौन से सिस्टम पे होम्योस्टेसिस डिपेंड करता है? चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म पे, ठीक है। चेक एंड बैलेंस इसमें जो होगा यानी कि हमारे इंटरनल कंडीशन की सेट पॉइंट्स जो भी ज़रा सी इरेगुलर हो चुकी होंगी, यानी कि अपनी सेट पॉइंट्स से हट चुकी होंगी, उनको मेंटेन रखा जाएगा, जिस सिस्टम को हम चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म और आप चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं ऑफ द बॉडी फंक्शंस टू मेंटेन नॉर्मल स्टेट। अब ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों आता है? ये नॉर्मल स्टेट को मेंटेन रखने के लिए कि फ़लाँ सेट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था कि 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। ये एक फ़िक्स वैल्यू है, न्यूमरिक है, ठीक है, जो कि बॉडी टेम्परेचर यही होता है। इससे अगर ऊपर चला जाता है तो भी हमें क्या करना होता है? डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है और इसके मुकाबले हमारी बॉडी के यानी कि रिसेप्टर्स काम करते हैं, फैक्टर्स मिलके काम करते हैं, फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है ये, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है एक्शन लेते हैं और बॉडी भी एक्शन लेती है इस सेट पॉइंट तक टेम्परेचर को मेंटेन रखने की। तो उस सिस्टम को चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहा जाता है। और चेक एंड बैलेंस सिस्टम नॉर्मल स्टेट को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि किसी भी वैल्यू को नॉर्मल स्टेट तक, सेट पॉइंट तक मेंटेन रखने के लिए इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जो कि क्या हो, जिसमें बॉडी फंक्शन को मेंटेन किया जाए उसके नॉर्मल स्टेट तक, तो उसको हम कहेंगे फीडबैक सिस्टम, ठीक है। फीडबैक सिस्टम की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखने की कोशिश की जाए उसके नॉर्मल स्टेट तक, ठीक है, उसे हम कहेंगे फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम जो है हमारा, उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ उसके कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी मदद से आप कह सकते हो कि फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, ठीक है। जैसे आप फीडबैक लेते हो, कोई भी टेस्ट हो गई या कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो कि हमें राय दें कि आपने क्या जज किया हमसे, ठीक है। तो इसी तरह से फीडबैक मैकेनिज्म के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से वो उससे सेट पॉइंट से अगर कोई वैल्यू इधर उधर हो गई है या कोई मल फंक्शनिंग चल रही है बॉडी में तो वो डिटेक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से फीडबैक मैकेनिज्म डिवेलप्स थ्रू सम इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, जैसा कि रिसेप्टर्स हमारे होते हैं। अब रिसेप्टर्स का भी काम होता है होम्योस्टेसिस में को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि फीडबैक सिस्टम में ये काम करते हैं। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, जिसको आप CNS कह सकते हो, एंड देन जो आ जाता है इफेक्टर्स, जो कि एक्शन टेकर्स भी आप इसे कह सकते हो। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स जो किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, कंट्रोल सेंटर के पास भेज देते हैं, और इफेक्टर्स क्या करते हैं? उस पर असरअंदाज होते हैं, यानी कि जो भी हुक्म होता है बादशाह का, किंग का, CNS का, वो इम्प्लांट कर देते हैं, वो इनको मानना पड़ता है। वो ये यानी कि जो है वो क्या कर देते हैं? मार्शल लॉ नाफूज कर देते हैं कि बेटा ये हमें हुक्म हुआ है तो ये करना है हमने। अब देखते हैं सबसे पहले रिसेप्टर्स आर द सेंसरी ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स होंगे। सबसे पहले ये आपने होप के क्लियर कर लिया होगा कि फीडबैक मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। इसके ज़रिए से चेक किया जाता है बॉडी के सिस्टम्स को कि हाँ वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, ये चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है, ठीक है।
क्यों होता है? ये नॉर्मल स्टेट को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, बॉडी के फंक्शंस और उन फंक्शंस को डिफरेंट चीज़ों को नॉर्मल स्टेट पे रखने के लिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, जिसको आप फीडबैक सिस्टम भी कह सकते हो, ठीक है। अब फीडबैक सिस्टम के पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी मदद से जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा जाता है। उसके पास सबसे पहले जो कंपोनेंट आ जाता है वो रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल सिस्टम के पास उस एक्शन को भेजते हैं कि बेटा ये प्रॉब्लम आ चुकी है, अब आपने कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना है। फिर ये जो CNS होता है ये इफेक्टर्स को सिग्नल भेजता है कि आपने जो है ये काम करना है, हमें रिसीव हुई है ये प्रॉब्लम, आपने अब जाके उस एरिया पे ये कवरिंग करनी है, ये काम करना है। रिसेप्टर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रिसेप्टर्स आर द सेंसरी ऑर्गन्स, ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं दैट आर न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड विद द नर्व सिस्टम। रिसेप्टर्स नर्व सिस्टम के थ्रू न्यूरोलॉजिकली, ठीक है, यानी कि नर्व सिस्टम के थ्रू ये कनेक्टेड होंगे, किससे? नर्व सिस्टम से कनेक्टेड होंगे। रिसेप्टर्स कनेक्टेड होंगे नर्व सिस्टम से, जो कि डिटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंटल में चेंज, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया तो वो भी ये डिटेक्ट करेंगे, और हमारी अगर शुगर लेवल या ब्लड में कोई चेंजिंग आ चुकी है तो वो भी, ब्लड प्रेशर हमारा गिर गया है, गिर रहा है बार बार, तो वो भी डिटेक्ट करना इनका रिसेप्टर्स का काम होता है, ठीक है। और जैसे ही ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, कोई चेंज डिटेक्ट करेंगे तो उस चेंज को ये क्या कर देंगे एंड सेंड मैसेज टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम। अब ये मेन बॉडी होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसको हम जो है ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि फीडबैक मैकेनिज्म में कुछ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले रिसेप्टर्स है, जिसका काम हमने पढ़ चुके हैं। अब जो है कंट्रोल सेंटर का काम है, तो CNS एक्ट एज सेंट्रल कंट्रोल एंड रिस्पॉन्ड, ठीक है। ये कंट्रोल सिस्टम, और आप इसे रिस्पॉन्ड सेंटर भी कह सकते हैं, ये रिस्पॉन्ड करता है और फिर ये रिस्पॉन्ड करता है किससे? इफेक्टर्स को, इफेक्टर ऑर्गन्स को, टू ब्रिंग बैक नॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, ताकि आप जो है ये नॉर्मल स्टेट बॉडी की मेंटेन रखी जा सके। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, ठीक है, बढ़ चुका है, तो रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्शन को डिटेक्ट करके इस फॉल्ट को डिटेक्ट करेंगे, सिग्नल्स देंगे कि ब्रेन को कि हमें जो है वो जल्द से जल्द ब्लड में जो है हमें चाहिए, क्या चाहिए? ग्लूकोज जो है वो मिकदार बढ़ चुकी है, इसीलिए हमें चाहिए अब इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन चाहिए, तो CNS क्या करेगा? ये हमारे पेनक्रियाज को, ठीक है, पेनक्रियाज को हुक्म देगा कि बेटा अब पानी जो है वो सर से गुजर चुका है, आपने क्या करना है कि कैसे भी करके कुछ अमाउंट ऑफ इंसुलिन पैदा करो, ताकि ये बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सके, ठीक है। तो समझ में आ गया, रिसेप्टर्स का काम होता है कि एनी चेंज को डिटेक्ट करना। CNS जो है वो एक्शन टेकर होता है, ये तय करता है कि क्या करना है, ये सोच विचार करके जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्ड करता है किसको? इफेक्टर्स को, और इफेक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं नॉर्मल स्टेट को बेक करने में, यानी कि नॉर्मल स्टेट तक पहुंचने के लिए। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, जिसमें आज हमने एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस को डिस्कस किया। पिछले लेक्चर को भी हमने कवर किया था, इंट्रोडक्शन को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में देख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।